कि वो ग्रेटर इसराइल मुखालिफ ताकतों को उनके अपने घरों में जाकर निशाना बनाते हैं। कतर के बाद अब किस मुल्क की बारी आ सकती है? इसराइल के दुश्मन गिरोहों की पुष्टपनाही करेगा तो इसराइल उसके घर तक पहुंच जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और हत्ता के इराक और यमन में भी कार्रवाइयां की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर आपको खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रज़ा। नाजरीन, आज का मौजू निहायत नाजुक, हसास और अहम है। सवाल यह है कि कतर पर इसराइली हमले के बाद क्या इसराइल किसी और अरब मुल्क पर भी हमला कर सकता है या नहीं? ये सवाल महज एक मफरूजा नहीं बल्कि मौजूदा हालात के तनाजुर में एक हकीकत पसंदाना खदशा है, क्योंकि खित्ता मशरिक़ वस्ता इस वक्त जिस नहज पर खड़ा है वहां किसी भी वक्त बड़े फैसले, बड़े धमाके और बड़ी तब्दीलियां सामने आ सकती हैं, जिसमें ज्यादा देर नहीं लगी। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कतर पर इसराइली हमले का मतलब क्या है, जो बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं। कतर एक छोटा सा मगर निहायत ताकतवर मुल्क है। छोटे जोग्राफिया के साथ बड़ा असर रसूख रखता है। उसने हमेशा फलस्तीनियों की मदद का दिखावा करते हुए अमेरिका के हाथों वो खुद इस्तेमाल हुआ। अमेरिका के कहने पर हमास के बाज रहनुमाओं को अपने यहाँ पनाह दी ताकि कभी आलमी सियासत के तनाजुर में कभी हमास के साथ मुज़ाकरात करने पड़े तो कतर मीडिएटर का किरदार अदा कर सके वहां पर। लेकिन अभी इसराइल की तरफ से कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाना सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था जो आम आदमी की समझ से बाहर है। ये पैगाम ना सिर्फ कतर के लिए था बल्कि पूरे खित्ते के लिए था। वो क्या था कि अगर कोई भी मुल्क इसराइल के दुश्मन गिरोहों की पुष्टपनाही करेगा तो इसराइल उसके घर तक पहुंच जाएगा, और अमेरिका ने भी इसमें भरपूर साथ दिया। यानी दोनों ने हमेशा कतर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और अब जब हमास को खत्म करने और ग्रेटर इसराइल का बनाने का ख्वाब सजाए इसराइल ने कतर पर हमला किया तो सवाल यह पैदा होता है कि कतर के बाद अब किस मुल्क की बारी आ सकती है? क्या सऊदी अरब होगा? क्या उसमें मिस्र होगा? क्या उर्दन आएगा? या फिर कोई और छोटा मगर अहम मुल्क जैसे लबनान या शाम? कतर पर हमले को समझने के लिए इस पर हमें इसराइल की स्ट्रैटेजी देखनी होगी। इसराइल की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि वो ग्रेटर इसराइल मुखालिफ ताकतों को उनके अपने घरों में जाकर निशाना बनाता है, चाहे वो लबनान हो, शाम हो, इराक हो या ईरान। इसराइल ये समझता है कि अगर वो दुश्मन को अपनी सरहदों से बाहर ही मसरूफ रखेगा तो अपनी अंदरूनी सलामती को महफूज रख सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इसराइल ने माजी में लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, शाम में ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और हत्ता के इराक और यमन में भी कार्रवाइयां की। उम्मत मुसलमान खामोश रही। कतर का मामला मगर जरा यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कतर एक खलीजी रियासत है जिसके साथ बराह रास्त कोई जमीनी सरहद इसराइल की नहीं मिलती। ये ना लबनान की तरह शुमाल में है, ना शाम की तरह करीब है। इसलिए वहां कार्रवाई महज अस्करी नहीं बल्कि सियासी और अलामती भी है। इसराइल ने यहाँ पर गोया ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने करीबी दुश्मनों को नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी मार सकता है, उनको मिसाइल से निशाना बना सकता है। अब आते हैं यहाँ पर अरब दुनिया की सूरत हाल पर। खलीजी मुमालिक में दो बड़े ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बना चुका है या बिल्कुल बनाने के करीब है, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और किसी हद तक यहाँ पर सऊदी अरब भी उस पहले ग्रुप में शामिल है। दूसरा ग्रुप वो है जो अब भी इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता है, जैसे कतर और कुवैत। बज़ाहिर ऐसे लगता है लेकिन कतर की अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा बनती है। तो इस तनाजुर में देखें तो इसराइल को कतर से कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उसने कतर पर हमला किया, जो दिखाता है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में अंधा हो चुका है, यानी सब पर हावी होना चाहता है। कतर के अलावा कुछ मुमालिक ऐसे हैं जो सियासी तौर पर तो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं लेकिन अवामी सतह पर शदीद मुखालफत उनके अंदर मौजूद है, जैसे मिस्र और उर्दन। ये हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। ऐसे में अगर इसराइल किसी और मुल्क पर अभी हमला करता है तो वो किसको निशाना बनाएगा? सोचने की बात है। सबसे पहले वो लबनान का यहाँ पर जिक्र जरूरी है। लबनान में हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा खतरा है इसराइल के लिए। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स हैं और वो ईरान की हिमायत याफ्ता है। इसराइल माजी में कई बार हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुका है और मुस्तकबिल में भी ये सबसे बड़ा मुमकिना हदफ हो सकता है। दूसरा इम्कान है शाम का। शाम में ईरान की मिलिट्री मौजूद होगी और वहां से इसराइल को बारहा ड्रोन और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा है। शाम खाना जंगी से कमजोर हो चुका है लेकिन अब भी वहां ऐसे अनासिर मौजूद है जो इसराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा इम्कान है वो है यमन। हौसी मलेशिया इसराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानात देती है और उसने रेड सी में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया है।
इसराइल अगर चाहे तो यमन में हौसियों के खिलाफ महदूद कार्रवाई कर सकता है। और यहाँ पर जो चौथा बड़ा इम्कान है वो है इराक को। इराक में ईरान नवाज गिरोह मौजूद हैं, जिन्हें इसराइल अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है कि ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसराइल पहले भी इराक में मिसाइली हमले कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल बड़े अरब ममालिक यानी सऊदी अरब, मिस्र या उर्दन को भी निशाना बना सकता है या नहीं? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनके साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात तो मौजूद हैं या बनने के करीब हैं। अगर इसराइल ने इन पर हमला किया तो इसके लिए बैनुल अक़वामी और इलाकाई सतह पर नाकाबिल बर्दाश्त दबाव पैदा हो जाएगा। सऊदी अरब जैसे मुल्क पर हमले का मतलब होगा कि बराह रास्त पूरे खलीजी इत्तेहाद को अपने खिलाफ खड़ा कर लेगा। अलबत्ता कतर का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि कतर अगरचे खलीजी इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन उसकी आजाद खारजा पॉलिसी और हमास की हिमायत इसराइल को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए इसराइल ने कतर में कार्रवाई करके एक तरह से खलीजी ममालिक को पैगाम दिया कि आप तल्लुकात बेहतर बनाएं या ना बनाएं, अगर आपने मेरे दुश्मन को पनाह दी तो अंजाम यही होगा जो आप सबने देखा है। अब यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो मुसलसल अरब ममालिक में कार्रवाइयां करता रहे जब चाहे उसका दिल मिसाइल दाग दे? जवाब है जी हाँ। इसराइल की फौजी ताकत पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। उसके पास जदीद तरीन फिजाइया है, आयरन डोम जैसे दिफाई निजाम है और अमेरिका जैसा इत्तेहादी भी। अमेरिका हमेशा इसराइल को बराह रास्त अस्करी और सफारती हिमायत देता है। इसलिए इसराइल अगर चाहे तो किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है, यानी किसी भी मुल्क में चाहे वो मिसाइल दाग सकता है, लेकिन ताकत के साथ साथ सियासी अक्ल भी जरूरी है। इसराइल यहाँ पर जानता है कि अगर वो एक साथ कई अरब ममालिक को निशाना बनाएगा तो पूरा खित्ता उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए उसकी पॉलिसी है कि वो मखसूस और महदूद कार्रवाइयां करे, यानी एक मुल्क को सिलेक्ट करे, उनके रहनुमाओं को सिलेक्ट करे, उनको निशाना बनाए, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे पैगाम मिले और आलमी दबाव भी ज्यादा ना बढ़े। अब आते हैं आलमी ताकतों के किरदार पर कि यहाँ पर जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनका क्या किरदार है। नाज़रीन, अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, ये सबको पता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि खलीजी ममालिक उसके साथ रहे। अगर इसराइल बार बार खलीजी ममालिक पर हमला करता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सबको खुश रखे। इसलिए वाशिंगटन इसराइल को बज़ाहिर आज़ादी देता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे रोकता भी है कि हद से ज्यादा आप ना बढ़े। दूसरी तरफ ईरान है जो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये सबको मालूम है कि ईरान हर अरब मुल्क में अपने इत्तेहादी गिरोह रखता है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हौसी हो या इराक की मलेशियाएं हो। इसराइल अगर कतर के बाद किसी और मुल्क पर हमला करता है तो ईरान इन गिरोहों को मजीद फाल कर सकता है। यूं खित्ते में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तुर्की भी यहाँ पर एक अहम खिलाड़ी है। तुर्की ने कतर की हिमायत की है और इसराइल की कार्रवाइयों पर तनकीद की है। अगर इसराइल ने मजीद हमले किए तो तुर्की भी ज्यादा खुलकर मैदान में आ सकता है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि कतर के बाद इसराइल के हमले का सबसे ज्यादा इम्कान किस मुल्क पर है? मेरा तजिया ये है कि बराह रास्त किसी बड़े खलीजी मुल्क पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजूहात आपको बताई जा चुकी हैं कि डायरेक्ट किसी पर हमला करना आसान नहीं है, लेकिन वो इतनी ताकत रखता है कि वो एक एक करके सब पर हमला करे, क्योंकि इसके बड़े सियासी और इक्तिसादी नताइज होंगे अगर वो हमला करता है बड़े खलीजी ममालिक पर। लेकिन लबनान, शाम, यमन और इराक में कार्रवाइयां बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हैं। इसराइल इन ममालिक को निस्बतन सॉफ्ट टारगेट समझता है, यानी जो आसानी से जिनको टारगेट किया जा सके, क्योंकि ये या तो खाना जंगी से कमजोर हैं या इनमें ईरान नवाज गिरोह मौजूद है। नाज़रीन, कतर पर इसराइली कार्रवाई ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। ये हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सियासी और सफारती पैगाम भी था। अब पूरे अरब ममालिक के लिए इम्तिहान है कि वो मुत्तहिदा होकर इसराइल को रोकने की कोशिश करते हैं या अलग अलग कमजोर रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर इत्तेहाद ना हुआ तो इसराइल बासानी एक एक मुल्क को निशाना बना सकता है। लिहाजा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरब दुनिया इसराइल के इस पैगाम को संजीदगी से लेगी या फिर माजी की तरह सिर्फ बयानात पर इक्तफा करेगी। वक्त का फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, लेकिन एक बात यकीनी है कि मशरिक वस्ता का अमन अब मजीद गैर यकीनी का शिकार हो चुका है। खलीजी इत्तेहाद अगर अपने अपने जाती फवायद से निकल कर एक मुत्तहिदा गिरोह ना बनाए तो इसराइल अमेरिका की सरपरस्ती में जब मौका मिलेगा ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा, और आखिर फिर यही होगा कि अमेरिका मीडिया पर कहेगा कि हमें पता देर से चला, हमने तो वैसे बता देना था और हम आगाह नहीं कर सके। खलीजी ममालिक की दौलत अमेरिका से ताल्लुक किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि इंसानी तारीख यही बताती है कि जब कोई ताकत का ज़हूर करने लगता है तो वो उस ताकत के नशे में अंधा हो जाता है, और अगर उसको वक्त पर ना रोका जाए तो बस तबाही ही होती है, और वो भी मासूम लोगों की।
अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और मुसलमान इस काबिल बन सकें कि अपना दिफा खुद कर सकें। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।